हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और आज हम चर्चा करने वाले हैं रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। इससे पहले हम कालिदास के बारे में पढ़ चुके हैं और उससे पहले हमने तुलसीदास के बारे में भी अध्ययन किया था। तो आज रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में चर्चा करेंगे। और मैंने रविंद्रनाथ टैगोर, सर रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ ठाकुर या जिस भी नाम से इनको जानते हैं, उनके जो भी तथ्यात्मक फैक्ट हैं उनको मैंने समेटने का प्रयास किया है और प्रत्येक पॉइंट को बारीकी से लिखने का प्रयास किया है, क्योंकि कहानी को रूप दिया जा सकता है अगर तथ्य आपके पास हैं तो देखिए, हम रविंद्रनाथ टैगोर या रविंद्रनाथ ठाकुर दोनों नाम एक हैं। कुछ समय पहले एक न्यूज़ चैनल पर क्या कहा था कि रविंद्रनाथ ठाकुर नहीं है, वो ठाकुर ही थे। ठीक है, अगर ये बोलेंगी कि रविंद्रनाथ ठाकुर शांति निकेतन में जन्मे थे तो बाहरी तो वो होंगे भाई साहब। नाम ठीक से लीजिए, आपको नाम भी नहीं पता। रविंद्रनाथ ठाकुर नहीं है, रविंद्रनाथ टैगोर है। नाम ठीक से लीजिए, कम से कम लीजिए, ठीक से नाम नहीं लीजिए साहब, उनका नाम रविंद्रनाथ ठाकुर है। चलिए देखते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर या रविंद्रनाथ ठाकुर। रविंद्रनाथ टैगोर का जो जन्म है वो जन्म कब हुआ था? वो जन्म हुआ था 7 मई 1861 को। कब हुआ था? 7 मई 1861 को 1861 में। कहाँ पर हुआ था? कोलकाता में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु है, इनकी मृत्यु 7 अगस्त को हुई थी। ठीक है, दोनों 7-7 तिथि हैं। जन्म 7 मई को और जो मृत्यु है वो 7 अगस्त 1941 को हुई थी, कोलकाता में या कलकत्ता में। ठीक है, तो आपको दोनों तिथियां याद रखनी है कि इनकी मृत्यु और इनका जन्म दोनों के दोनों कोलकाता में हुए थे। अब देखिए, वो जो जगह थी जहां पर इनका जन्म हुआ वो है जोड़ासांको ठाकुरबाड़ी, कोलकाता। ये जगह पड़ती है कोलकाता के अंदर, ठाकुरबाड़ी। तो इस जगह पर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अब थोड़ा इधर आ जाइए, इनकी जो लेखन शैली है और उनको जो भाषाओं का ज्ञान था वो 3 भाषाएं ये पूरी तरह से जानते थे, जिनमें एक इनकी मातृभाषा है बांग्ला, एक है अंग्रेजी और एक है हिंदी। अंग्रेजी में इन्होंने शिक्षा जो है वो अधिकतर ग्रहण की थी। इनकी जो पत्नी है, उनकी पत्नी का नाम था मृणालिनी देवी। क्या नाम था? मृणालिनी देवी। इनकी जो माता है उनका नाम था शारदा और पिता जो थे वो देवेंद्रनाथ टैगोर थे। काफ़ी धनी परिवार था इनका, काफ़ी सुविधाओं से संपन्न परिवार था इनका और कोलकाता के अंदर इनके परिवार का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव था उस समय। इनके भाई थे जिनका नाम था त्रिवेंद्रनाथ। इनके भाई थे, उनका नाम क्या था? त्रिवेंद्रनाथ। ये दार्शनिक थे। ठीक है, दार्शनिक थे और कवि थे। यानी कि घर का जो माहौल है वो पहले से ही ऐसा था कि उनके जो बड़े भाई थे वो इस फील्ड में, यानी कि कवि और दार्शनिक के फील्ड में थे। इनका एक भाई था जिसका नाम है सत्येंद्रनाथ। आप लोगों ने सत्येंद्रनाथ ठाकुर या सत्येंद्रनाथ टैगोर का नाम सुना होगा, जो भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यूरोपीय सिविल सर्विस एग्जाम पास किया था। तो ये वही सत्येंद्रनाथ हैं जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के क्या थे? भाई थे। इनका एक और भाई था ज्योतिन्द्रनाथ। ये संगीतकार था और नाट्यकार था। ठीक है, आप समझ सकते हो इनका जो घर का माहौल है वो इसी प्रकार का था। और इनकी एक बहन थी जिसका नाम था स्वर्ण कुमारी। ये बहन थी, ये उपन्यासकार थी। ठीक है, तो याद रखना है, इनके भाई तेजेंद्रनाथ दार्शनिक और कवि थे। सत्येंद्रनाथ दूसरे भाई थे जो सिविल सर्विस एग्जाम इन्होंने पास किया था और पहले भारतीय थे ये। ज्योतिन्द्रनाथ जो सिविल सर्विस है, यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा का जो एग्जाम होता है, जो IAS का एग्जाम होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, ये एग्जाम पहले ब्रिटेन की गवर्नमेंट के अधीन होता था, जिसको बोलते थे यूरोपीय सिविल परीक्षा एग्जाम। तो ये उन्होंने उस टाइम पास किया था, जिसका एग्जाम पहले इंग्लैंड में होता था। ठीक है, स्वर्ण कुमारी इनकी बहन थी। ये भी क्या थी? एक उपन्यासकार थी। अब इनका एक और भाई था जिसका नाम था हेमेंद्रनाथ। क्या नाम था? इनका एक और भाई था, उसका नाम था हेमेंद्रनाथ। तो ये हेमेंद्रनाथ है, इन्होंने इनको व्यायाम करना, तैरना, पढ़ाना आदि कार्य किए थे, क्योंकि इनकी जो माता थी, इनकी माता का जो निधन है वो बचपन में ही हो गया था। इनके पिताजी जो थे वो अक्सर व्यापार के सिलसिले में यात्राओं पर ज़्यादा रहते थे। तो जो टैगोर का जो जीवन है, रविंद्रनाथ टैगोर का जो बचपन है, वो अधिकतर बचपन इनके
जो नौकर चाकर थे उन्होंने इनका ज़्यादातर पालन पोषण किया था, और इनके जो बड़े भाई बहन थे उन्होंने इनका ज़्यादातर पालन पोषण किया। ठीक है, इन्होंने बचपन में ही जो कालिदास के शास्त्र हैं उनके शास्त्रों का क्या किया, अध्ययन किया। इसके अलावा ये अपने पिता के साथ अमृतसर गए थे और वहाँ पर इन्होंने नानक बाणी का अध्ययन किया था। किसका अध्ययन किया था? नानक बाणी, जो नानक की है। 16 वर्ष के जब ये हुए थे, बचपन में ही, क्योंकि घर का माहौल ही ऐसा था, जैसे होता है ना कोई किसान होता है उसके घर में ट्रैक्टर होता है, मशीनें होती हैं, तो बच्चा बचपन से उनसे लग जाता है। जिसके घर में कोई हवलदार हो, जो कोई हलवाई घर होता है, तो वो बच्चे को मिठाई बनाने की या उन चीज़ों का शौक हो जाता है। तो जिसके घर में जैसा माहौल होता है वो बच्चा वैसा ही करता है। तो यही कंडीशन जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर के साथ थी। अपने बचपन के जो बड़े भाई बहन थे ये लिखा करते थे, तो ये भी लिखना लग गया, और 16 वर्ष की आयु में इन्होंने एक लघु कथा जो है उसका क्या किया, उस लघु कथा का प्रकाशन किया। कितने वर्ष की उम्र में? 16 वर्ष की उम्र में लघु कथा का प्रकाशन किया। हम इनके विचारों की बात करें तो इनके जो पिता थे वो ब्रह्म समाजी थे। इनके पिता जो थे वो ब्रह्म समाज के, यानी कि ब्रह्म समाजी थे, तो इसलिए ये भी ब्रह्म समाजी थे। कहते ना कि पिता के दार्शनिक जो मत होते हैं उनका प्रभाव बच्चों पे पड़ता है। तो इसके बाद ये इंग्लैंड चले जाते हैं। इधर आ जाइए, थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं। इनकी जो एजुकेशन है, इनकी जो शिक्षा है, वो शुरू में सेंट जेवियरल स्कूल है। इस सेंट जेवियरल स्कूल में इनकी प्रारंभिक एजुकेशन हुई। बाद में ये कानून की पढ़ाई करने के लिए कहाँ चले जाते हैं? इंग्लैंड चले जाते हैं। महात्मा गांधी भी गए थे। ठीक है, कानून की पढ़ाई के लिए 1878 में, लेकिन इन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई की नहीं, 2 साल ही पढ़ाई की, और ये फिर 1880 में अपने देश वापस लौट आते हैं। ठीक है, अब देखो महात्मा गांधी और टैगोर जो थे वो एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह परिचित थे, मुलाकातें होती थी, लेकिन इन दोनों के मध्य में क्या था? मतभेद था। किस चीज को लेके? गांधी और टैगोर जो था, इनके बीच में राष्ट्रीयता और मानवता को लेकर मतभेद था। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैंने मतभेद शब्द बोला है तो आपस में लड़ाई झगड़े करते होंगे, नहीं। याद रखना है कि जब भी 2 व्यक्ति हैं, अगर वो शिक्षित होते हैं, शिक्षा लेते हैं, उच्च स्तरीय शिक्षा लेते हैं, तो स्वाभाविक है उनके मन में मतभेद जो है वो उत्पन्न हो जाएंगे। एक जो सामान्य इंसान है, जिसे दार्शनिक, शिक्षा, साहित्य, धर्म, सिद्धांत, इनसे कोई मतलब नहीं होता है, तो उसको जैसा बताते हैं वो वैसा मान लेता है। ठीक है, उसको आप जो सिद्धांत दिखाएंगे वो स्वाभाविक है स्वीकार कर लेगा। लेकिन जब 2 व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, देश दुनिया घूम लेते हैं, तो उनका खुद का एक सिद्धांत, खुद का एक व्यू सामने आता है और वो सामने वाले के सिद्धांतों से टकराता है। ठीक है, तो यही हुआ था। अब क्या हुआ था, अगर मैं डिटेल में आप लोगों को बताऊं, हुआ क्या था कि जो महात्मा गांधी थे वो राष्ट्रीयता को ज्यादा महत्व देते थे कि भाई राष्ट्रीयता ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ये मानते थे कि मानवता ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोनों शब्दों का बड़ा और बहुत अंतर है कि राष्ट्रीयता सर्वोपरि है, राष्ट्रीयता के लिए मानवता का जो दमन है वो किया जा सकता है, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ये मानते थे कि मानवता बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब ये दोनों व्यू को लेकर बहुत सारी चीजें जो है सामने आती हैं कि अगर किसी भी राष्ट्र के विरुद्ध कोई विद्रोह कर रहे हैं तो उनका दमन करना पड़ता है, उनकी जो मानवता है उसको दबाना पड़ता है। तो फिर अगर मानवता राष्ट्रता के लिए खतरा बन सकती है, क्यों बन सकती है? कि किसी भी, जैसे चाइना आप ले लीजिए, वहाँ पर बहुत सारे मुसलमान जो हैं वो कई सालों से उनको दबाया गया, उनके जो धार्मिक सिद्धांत थे वो छीन लिए गए। अब वो लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर सकते हैं? क्योंकि राष्ट्रीयता का चोला उनके ऊपर ढक दिया गया। बहुत सारे राष्ट्र ये कहते हैं कि भाई हमारी राष्ट्र के लिए खतरा है ये लोग, और उनका वो लोग दमन करते हैं। बड़े स्तर पर दमन होते थे और पहले तो बहुत ज्यादा होते थे। ठीक है, तो ये दोनों को लेकर मतभेद था, राष्ट्रीयता और मानवता। लेकिन मतभेद होने का मतलब कभी भी विवाद से नहीं होता है कि भाई बहुत बड़े विवाद हो गए। मतभेद का मतलब होता है किसी विचार के ऊपर दोनों सहमत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों के संबंध ही खराब हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। महात्मा गांधी ने क्या किया था? टैगोर संपन्न परिवार से थे, लेकिन एक बार ऐसा हुआ था कि इनका जो शांति निकेतन है, ठीक है, शांति निकेतन जो है इसकी स्थापना 1863 में इनके जो पिताजी थे, इनके पिताजी ने एक आश्रम के रूप में की थी, केवल आश्रम के रूप में। इसको 60,000 रुपए की क्या दी थी? महात्मा गांधी ने मदद दी थी। 60,000 रुपए उस समय बहुत ज्यादा होते थे। ठीक है, उस समय
बहुत ज़्यादा होते थे। तो 60,000 रुपये की मदद शांति निकेतन 1863 में इसकी स्थापना आश्रम के रूप में की थी इनके पिताजी देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। लेकिन बाद में क्या होता है, ये यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए विश्व भारती की स्थापना करते हैं। ठीक है, शुरू में इसमें केवल 5 बच्चे थे, ओनली 5, क्योंकि पढ़ने वालों की बहुत कमी थी उस समय। लेकिन बाद में ये बढ़ता गया और बढ़ता गया। बाद में इसमें 6,000 स्टूडेंट हो गए थे। कितने? 6,000 स्टूडेंट। और भारत सरकार ने 1921 में इसको राष्ट्रीय विश्वविद्यालय घोषित कर दिया। अब ये मत सोचना कि हम तो 1947 में जो ब्रिटिश भारत था ना, उनके द्वारा विश्व भारती को 1921 में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय क्या कर दिया गया, घोषित कर दिया गया। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब हम कुछ साहित्य की बात कर लेते हैं। आपकी किताबों में बड़ा चौड़ा लिखा रहता है, प्रत्येक साहित्य को ऐसे ऐसे लाइन के अनुसार लिखा जाता है। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर की एक महत्वपूर्ण साहित्यिक रचना है और उसका नाम है गीतांजलि। ठीक है, गीतांजलि मैं आपको बता दूं, जो गीतांजलि है वो मूलतः बांग्ला में लिखी हुई है। वैसे इसका अनुवाद अंग्रेजी में किया गया है, विभिन्न भाषाओं में हुआ है, लेकिन मूलतः जो है वो गीतांजलि में है। और इसमें जो बंगाली जो गीत हैं, जो भक्ति में गीत हैं, उनका क्या है, संग्रह है। ठीक है, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला। क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। कब मिला? 1913 में। किसका नोबेल मिला था? साहित्य का नोबेल मिला था 1913 में। और एशिया के पहले व्यक्ति बने थे जिनको नोबेल प्राइज मिला है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, इनको साहित्य का नोबेल मिला 1913 में। इसमें क्या है, गीतों, जो गीतांजलि है ना, गीतांजलि, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है गीतों का उपहार। ठीक है ना, किताब जब आप पढ़ते हैं उसमें लिखा होता है कि गीतांजलि का शाब्दिक अर्थ है गीतों का उपहार। इसमें बंगाली गीतों का संग्रह किया गया है और इस कृति को लिखने के लिए साहित्य का नोबेल 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया। रविंद्रनाथ टैगोर भारत के पहले व्यक्ति थे जिनको नोबेल प्राइज मिला। तो ऐसे ऐसे करके किताबी भाषा जो होती है वो लिख दी जाती है, तो वो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। इसके अलावा नाइटहुड की उपाधि इनको दी गई थी। किसके द्वारा? नाइटहुड जो है वो, नाइटहुड की उपाधि जो है वो इनको प्राप्त हुई थी। किसके द्वारा दी गई थी? जॉर्ज पंचम के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? जॉर्ज पंचम के द्वारा। कब? 1925 नहीं, ठीक है, ये शायद तिथि मुझे लगता है ये गलत हो सकती है ना, इसको एक बार देखना आप लोग। 1925, क्योंकि नाइटहुड की इनको जो उपाधि दी गई थी वो उपाधि इन्होंने जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था उसके विरोध में इन्होंने लौटाई थी, जो कि 1919 का था। तो इसकी तिथि आप एक बार देख सकते हो या फिर मैं देख के बता दूंगा कि इनको ये उपाधि मिली कब थी। तो नाइटहुड की उपाधि मिली। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि नाइटहुड की उपाधि मिलती है तो क्या मतलब होता है? नाइटहुड की जो उपाधि होती है इसका मतलब क्या होता है? जो जिसको नाइटहुड की उपाधि मिलती है उसको सर की उपाधि मिलती है। ठीक है, सर लगा के बोलना पड़ता है। जैसे बहुत सारे लोग होते थे ना, सर जॉर्ज पंचम, सर रविंद्रनाथ टैगोर, तो इन्होंने इस उपाधि को जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में क्या किया था? वापस कर दिया था। ठीक है, शायद ये नाइटहुड की उपाधि 1915 में इनको मिली होगी। ठीक है, कंफर्म नहीं हूं, शायद। तो बंगाली देखो, इनके कुछ रचनाएं हैं, इनकी कुछ क्या हैं? रचनाएं हैं। वो रचनाएं कौन कौन सी हैं? एक तो है चौखेर बाली, इनकी बंगाली रचनाएं हैं। देखो नाम याद रखने हैं। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी रचना रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है। तो देखना, बंगाली रचनाएं हैं इनकी चौखेर बाली, घेरे बहीरे। ठीक है, ये घेर है तो घरे बगीरे, नाम ही ऐसे हैं, बंगाली है, घरे बगीरे और गोरा। तो ये इनकी स्थानीय बंगाली भाषा में रचित हैं, जो लोकल के लिए हैं। चौखेर बाली, घरे बहीरे और गोरा। इनकी जो महत्वपूर्ण हैं उनमें गीतांजलि, जिनके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था, बहुत महत्वपूर्ण है। एक है इनकी पूर्वी प्रवाहिनी, पूर्वी प्रवाहिनी। एक है इनकी शिशु भोलानाथ। क्या है? शिशु भोलानाथ। एक है इनकी महुआ। ठीक है, कौन सी है? महुआ। एक है इनकी बनवाड़ी परिशेष, पुनश, विथिका, शेष लेखा, विथिका, शेष लेखा। एक है इनकी चौखेर वाली, मणिका, नैवेद्य, मायरे खेला।
नेवेद, मायरे, खिला और एक है इनकी क्षणिका। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं हिंदी साहित्य पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो कणिका, नेवेद, मायरे, खिला, क्षणिका, तो ये इनकी महत्वपूर्ण लिखी हुई कृतियां हैं। तो आप लोग सोचोगे बस इतनी ही लिखी थी क्या? नहीं, इन्होंने 2230 लगभग गीतों की रचना और की थी। कितनी? 2230 के लगभग, बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा इन्होंने अल्बर्ट आइंस्टीन से मुलाकात की थी। किससे? अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सुना है ना आप लोगों ने। 1930 में इन्होंने इनसे क्या की थी? मुलाकात की थी, ठीक है। बहुत वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट रहे हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। तो टैगोर ने 2230 गीतों की क्या की थी? रचना की थी, जो बहुत ज्यादा होते हैं। इन्होंने 2 राष्ट्रों का राष्ट्रगान लिखा। 2 राष्ट्रों का राष्ट्रगान, एक तो अपना प्यारा भारत और एक है हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश। आप हमारे राष्ट्रगान से तो परिचित हैं, जन गण मन, ठीक है, अधिनायक जय है। तो और आप लोगों को ये भी मालूम होगा कि कांग्रेस के अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को इसको गाया गया था, ठीक है। 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया था। और एक है इनका बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला। क्या है? आमार सोनार बांग्ला। 1971 में जब बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र बना तो इसको अपनाया गया था, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो कहाँ के थे उस समय? कोलकाता में जन्म हुआ था, लेकिन उस समय बांग्ला जो है, बंगाल पूरा एक हुआ करता था, इसलिए इनकी बांग्ला भाषा में लिखित है आमार सोनार बांग्ला। तो ये इनके बारे में कुछ तथ्यात्मक फैक्ट थे कि 2 राष्ट्रों का इनके द्वारा राष्ट्रगान जो है वो लिखा गया था। ये मूलतः जो राष्ट्रगान है ना, आप लोग पढ़ते हो जन गण मन अधिनायक जय, ये बांग्ला भाषा में लिखित है। किस भाषा में? बांग्ला भाषा में। और वैसे आप लोगों को मालूम है कि कितने सेकंड का होता है। चलिए अब देखिए, इनके द्वारा एक बात बोली गई थी जो बहुत अच्छी बात बोली गई थी। क्या बात बोली गई थी? सुनना। ये बात बोली थी कि भारत की समस्या राजनीतिक नहीं है। भारत की समस्या राजनीतिक नहीं है, सामाजिक है। दोनों शब्दों का मतलब है, राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल, कि भाई इतनी सारी पार्टियां, इतने सारे लोग, इतने सारे चीजें, वो समस्या नहीं है। समस्या क्या है? सामाजिक है। जो हमारा सामाजिक ढांचा होता है ना, वो हमारी समस्या है। यहाँ राष्ट्रवाद नहीं के बराबर है। हमारे यहाँ का जो राष्ट्रवाद है ना, वो नहीं के बराबर है। यहाँ पे लोग अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, 26 जनवरी पर प्रेजेंट करते हैं, 15 अगस्त पर अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, या कोई ऐसा समारोह होता है ना, उसमें किसी ने टी शर्ट पहन ली, किसी ने झंडा लेके हाथ में ले लिया, तो वो राष्ट्रवाद को प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं। तो समझना, भारत की समस्या राजनीतिक नहीं है, सामाजिक है। यहाँ राष्ट्रवाद जो है वो नहीं के बराबर है। समझना, ये बातें मेरी नहीं है, ये बातें रविंद्रनाथ टैगोर की हैं। हकीकत तो यह है, यहाँ पश्चिमी राष्ट्रों जैसा राष्ट्रवाद पनपा ही नहीं है। जो पश्चिमी राष्ट्र हैं उनके जैसा राष्ट्रवाद पनपा ही नहीं है। ये बात याद रखनी है कि अंग्रेज जब यहाँ पे आए, उन्होंने यहाँ पर शासन किया, बहुत अच्छे से किया, और यहाँ के बहुत सारे लोग जो हैं वो उनसे मिल गए, उनके साथ मिले रहे, उनके साथ सहयोग किया, पॉलिटिक्स की, राजनीति की, और जो भारत के लोग थे उनको मारा, कूटा और उनकी हत्याएं भी की थी। और आज उन्हीं के वंश के लोग, किसी भी महाराणा को ले लीजिए, किसी भी बड़े आदमी को ले लीजिए, अपनी यश ख्याति उन्होंने प्राप्त की, और आज उन्हीं के जो वंशज हैं वो कोई आप देखना, कोई विधायक है, कोई एमएलए है, कोई कुछ है। तो लोग जो हैं वो राष्ट्रवाद से नहीं, एक जाति धर्म परंपरा से चलते हैं, ठीक है। तो हकीकत तो यह है, यहाँ पर पश्चिमी राष्ट्रों जैसा राष्ट्रवाद पनप ही नहीं सकता, क्योंकि सामाजिक काम में, बात समझना, आपको नहीं दिख रहा होगा मुझे मालूम है, लेकिन मेरी बातें सुनना, यहाँ सामाजिक काम में रूढ़िवादिता का हवाला देकर, कहते ना कि ये हमारा धर्म है, ये हमारे सिद्धांत हैं, ये हमारी मान्यताएं हैं, तो इसको बोलते हैं एक प्रकार से रूढ़िवादिता। अब इसे रूढ़िवादिता कैसे बोल सकते हैं? ठीक है, रूढ़िवादिता का हवाला देकर लोग जब राष्ट्रवाद की बातें करें तो यह कैसे प्रकाशित होगा? तो यह कैसे प्रकाशित होगा? जब इंसान अपनी रूढ़िवादिता के लिए उस चीज का इस्तेमाल करे। क्योंकि यहां भारत के अंदर जो राष्ट्रवाद है वो एक अलग टाइप का है। अगर आप सही बात करोगे, आप गलत बात करोगे, तो तुम्हें दूसरी विचारधारा का समझ लिया जाता है कि ये तो दूसरी विचारधारा के व्यक्ति है। ठीक है, हमेशा
सही जो विचारधारा होती है उसको लोग कभी समझते ही नहीं, ठीक है। तो क्योंकि सामाजिक काम में रूढ़िवादिता का हवाला देने वाले लोग जब राष्ट्रवाद की बात करें तो ये कैसे प्रसारित होगा, आगे बढ़ेगा। भारत को राष्ट्र की सक्रिय मान्यता छोड़कर अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। तो ये जो बात है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बोली गई थी और एक बहुत बड़ी बात इनके द्वारा बोली गई थी। ऐसे आज भी जो राष्ट्रवाद है वो अलग टाइप का है, ठीक है। यहाँ राष्ट्रवाद की परिभाषाएं अलग अलग और नई नई प्रकार की गढ़ी जाती हैं, ये एक अलग विषय है। तो रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित जो फैक्ट हैं वो मैंने आपको बताया कि कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई, पिता माता, इनकी जो रचनाएं हैं वो कैसी हैं, कौन सी रचना के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, इसके अलावा कौन कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, गीतांजलि का अर्थ क्या होता है, गीतांजलि में क्या लिखा हुआ है, मोटी मोटी बातें जो थी वो सामान्यतः मैंने बता दी। और मुझे नहीं लगता है इसके अलावा कुछ बचा होगा। और इसके अलावा अगर आपको ज़्यादा जानकारी इससे संबंधित चाहिए और व्याख्यात्मक रूप से पढ़ना है तो किताब लीजिए, उठाइए और उसको रीड कीजिए, अध्ययन कीजिए। तो उम्मीद है ये जो मैंने बताया है ये आपको समझ आया होगा, फ़ायदेमंद रहा होगा। तो मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ, नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।